साथियों नमस्कार, आपका अपने चैनल शिक्षा प्रदेश में स्वागत है। आज हम अगस्त माह की कुछ घटनाएं जो शेष बची हुई थी उनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसके पहले लेक्चर में अगस्त माह के 1 अगस्त से 30 अगस्त तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनका हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम जो शेष घटनाएं बची हुई थी करंट अफेयर की उनका हम अध्ययन करेंगे। साथ में उनसे जो घटनाओं से रिलेटेड अन्य घटनाएं भी हैं उनको भी साथ में अध्ययन करेंगे। चलिए हम स्टेप वाइज स्टेप घटनाओं का डिस्कशन करते हैं। पहला है अगस्त 2022 में वरिष्ठ वैज्ञानिक समीर बी कामत को डीआरडीओ का नया चेयरमैन बनाया गया। देखिए बच्चों, अगस्त 2000 में वरिष्ठ वैज्ञानिक जब भी डीआरडीओ का चेयरमैन बनाया जाता है, लगभग क्वेश्चन वनडे हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार बीपीएससी हो, बिहार पीएससी हो, हर बार ये क्वेश्चन श्योर आता है। तो अगस्त 2022 में वरिष्ठ वैज्ञानिक समीर बी कामत जी को डीआरडीओ का नया चेयरमैन बनाया गया है। चेयरमैन के साथ ही सचिव भी इनको नियुक्त किया गया है, साथ में सचिव भी नियुक्त किया गया है। अब ये है समीर बी कामत जी को। फिगर देखिए, फिगर के माध्यम से आपको हमेशा याद रहेगा, इसलिए मैं फिगर भी इंक्लूड किया हूं। ये है समीर बी कामत। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली में है, दिल्ली में है। ये समीर बी कामत जी की फोटो है। आप देखिए वरिष्ठ वैज्ञानिक है समीर बी कामत, डीआरडीओ का नया चेयरमैन किया गया है। देखिए इससे पहले कौन थे? सतीश रेड्डी साहब थे। इसके पहले इसके डीआरडीओ के चेयरमैन सतीश रेड्डी साहब थे। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर पूछ ले तो नई दिल्ली में है। और ये क्या क्या काम करता है, किसके अनुसार की इकाई है? भारतीय रक्षा मंत्रालय की ये आनुषंगिक इकाई है, एक यूनिट के रूप में कार्य करता है। किसके अंतर्गत? एक यूनिट, किसका यूनिट है ये? रक्षा मंत्रालय का, जो इस समय रक्षा मंत्री हमारे श्री राजनाथ सिंह जी हैं। ये क्या क्या कार्य करता है? यह रक्षा से जुड़े क्या करता है? रिसर्च के कार्य करने के लिए अग्रणी संचार है। रक्षा क्षेत्र में यह मिसाइल का प्रोडक्शन भी करता है, रडार का प्रोडक्शन भी करता है। आप देखिए इसमें यह स्थापना देखिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब हम किसी इंस्टीट्यूट की या संस्था का अध्ययन करते हैं, उसकी कब स्थापना हुई थी यह जरूर जानना चाहिए, उसका हेडक्वार्टर कहां यह जरूर जानना चाहिए। वन लाइन के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि एक लाइन बना देते हैं हम, एक क्वेश्चन, इससे 20 क्वेश्चन अकेला बन जाएगा। एक क्वेश्चन बनाते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका चेयरमैन कौन है, फिर तीसरा बनता है इसका सचिव कौन है, चौथा क्वेश्चन बनता है ये क्या कार्य करता है, यह किसकी यूनिट है। तो एक साथ सब जोड़ दिया गया है। स्थापना हुई थी 1958 में। क्या क्या है? अग्नि पृथ्वी मिसाइलों का प्रोडक्शन करता है, साथ में हल्का लड़ाकू विमान, मतलब हल्के लड़ाकू विमान का भी उत्पादन करता है। हल्के लड़ाकू विमान भी इसमें बनाए जाते हैं। अग्नि मिसाइल जो पटना नाम का एक ट्रिक्स है, उसकी मिसाइलों का उत्पादन मुख्य कार्य किसके है? आईजीएमडीपी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आईजीएमडीपी एक प्रोग्राम चलाया गया था। किसके लिए? मिसाइल के उत्पादन के लिए। मिसाइल का उत्पादन इस प्रोग्राम के तहत बनाई जा रही हैं, तो उसका नाम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम है उसका। इसके तहत ही मिसाइलों का उत्पादन किया जा रहा है। बच्चों ध्यान रखिएगा, आईजीएमडीपी। देखिए याद ट्रिक हो जाएगा, जानते हो डीआईजी से आईजी रटे रहिएगा। यम का मिसाइल हो गया, डी से डेवलपमेंट हो गया, डीपी आप लगाते हो। अब डीपी लगाते हो कि नहीं लगाते हो? किसमें? व्हाट्सएप में आईजीडीपी लगाता है, तो इससे याद आएगा आईजीएमडीपी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आईजीडीएम के तहत मिसाइलें कौन कौन सी बनाई जा रही हैं, आप इसको याद रखिए। ट्रिक है पटना से याद रखिएगा। पटना से आपको रहेगा, पी से हो गया पृथ्वी, ए से हो गया अग्नि, टी से हो गया त्रिशूल, ये लास्ट वाले से आकाश, यन से हो गया नाग मिसाइल। देखिए 5 मिसाइलें हैं, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग मिसाइलों का उत्पादन इसके तहत किया जाता है आईजीएमडीपी के तहत। जी सतीश रेड्डी, इसके पहले जो जी सतीश रेड्डी इसके पहले डीआरडीओ के चेयरमैन थे। इस समय ये बना दिया गया है, रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक बना दिया गया है।
देखिए कौन थे? जी सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार बना दिया गया है। देखिए इसके पहले ये डीआरडीओ के चेयरमैन थे, अब इनको रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार बना दिया गया है। रक्षा मंत्री पूछ ले तो हैं, रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह जी हैं। रक्षा मंत्री इस समय है श्री राजनाथ सिंह जी हैं। अब देखिए ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। देखिए फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, बहुत जल्दीबाजी ना करिए। स्थापना हुई थी इसकी 1958 में। हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। इसकी ब्रांचेस लगभग 50 हैं और अलग अलग स्टेटों में इसकी स्थापना हुई है इनकी ब्रांचों की, पर हेडक्वार्टर पूछेगा तो न्यू दिल्ली में है, दिल्ली में। और इसका क्या का उत्पादन करता है? इसके तहत डीआरडीओ उत्पादन करता है मिसाइलों का, हल्के लड़ाकू विमानों का। इस समय कहा जाएगा चेयरमैन का है बी कामत रेड्डी साहब, बी कामत साहब हैं, बी समीर कामत। अब ये है, अब पुरस्कार देखिए, पुरस्कार 2022 के, इसको जल्दी करेंगे। पुरस्कार कौन कौन से दिए गए हैं? पुरस्कार है कीर्ति चक्र, वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार। देखिए मैं डिटेल में अध्ययन इसलिए कराता हूं कि आप पढ़िए तो आपको पढ़ने का तरीका पता चल जाए कि पढ़ना क्या छोड़ना क्या। पहला पुरस्कार है कीर्ति चक्र, वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। पहला पुरस्कार पूछ ले कौन है? प्रथम पुरस्कार कौन होता है? प्रथम पुरस्कार किसको बोलते हैं? अशोक चक्र। वीरता का प्रथम पुरस्कार है अशोक चक्र, पर यह दूसरा चक्र है, पर यह कीर्ति चक्र होता है। वीरता का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है। किनको किनको मिला है कीर्ति चक्र? इस बार किसी को अशोक चक्र पुरस्कार किसी को नहीं मिला, अशोक पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। देखिए कीर्ति चक्र पुरस्कार दिया गया है, कौन किसको दिया गया? देवेंद्र प्रताप सिंह को दिया गया है, सेना नायक हैं। सुदीप सरकार को दिया गया है। पावोतिन सात मुइते को दिया गया है। 2 को मरणोपरांत दिया गया है। फिर देखिए देवेंद्र प्रताप सिंह सेना नायक थे, जम्मू कश्मीर में इन्होंने बहुत काम किया था। जब चाइना से अपना विवाद हो गया था सियाचिन में, वहां पे इन्होंने बहुत काम किया था, इसलिए देवेंद्र प्रताप सिंह बहुत वीरता पूर्वक कार्य किया था, इसलिए इनको दिया गया है। सुदीप सरकार मरणोपरांत दिया गया है। तीसरे हैं पावोतिन सात और मुइते मरणोपरांत दिया गया है। देखिए फ्रांस का, देखिए अगला हम पुरस्कार देखते हैं। फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान किसको दिया गया है? फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान किसको दिया गया है? देखिए फ्रांस के ट्रिक से माध्यम से शेवेलियर दी ला लीजन दा ऑनर। वहां पे जितने पुरस्कार है ऑनर के, ऑनर माने सम्मान होता है, ऑनर्स, ऑनर्स माने सम्मान होता है। ऑनर क्या है? शेवेलियर दी ला लीजन, शेवेलियन। अब देखिए आपको ऐसे रखना है, फ्रांस का शीर्ष नाम है सेविंग, सेविंग पढ़ते हो तो उसी से रखिएगा। सेविंग से है शेवेलियर दी ला लीजन दा ऑनर द वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद हमारे शशि थरूर साहब हैं। ये बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। ये यूएनओ के अपनी तरफ से अपना चुना के वहां के सचिव रह चुके हैं 5 साल तक। इस समय कांग्रेस के सांसद हैं, केरल से हैं और त्रिवेंद्रम सीट से जीते हुए हैं। शशि थरूर है कांग्रेसी सांसद। कौन है? शशि थरूर। और ये अभी कांग्रेस का जब चुनाव हुआ था, ये चुनाव में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, उन्होंने चुनाव लड़ा था, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था शशि थरूर साहब ने। उनको फ्रांस का नागरिक सम्मान, देखिए नागरिक को मतलब होता है सिविलियन, सिविलियन अवार्ड दिया गया है शेवेलियर दी ला लीजन द ऑनर से। देखिए फिगर के माध्यम से आप देखोगे तो ज्यादा आसानी से होगा। ये हैं हमारे बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ही विज्ञान। शशि थरूर टू रिसीव, देखिए फ्रांसीसी जी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्राप्त किए हैं, ये है शशि थरूर साहब। चेन्नई स्थित बेल्स, देखिए अभी तक किसी क्रिकेटर को कोई इंस्टीट्यूट या इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अवार्ड नहीं देता था। पहली बार कोई इंस्टीट्यूट सुरेश रैना को अवार्ड दिया है। अवार्ड दिया चेन्नई स्थित बेल्लोर से बेल्स। बेल्लोर इंस्टीट्यूट बहुत फेमस है,
और उसी टाइप से बेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये इंस्टीट्यूट है। देखिए बेल्लोर इंस्टीट्यूट जो इंजीनियरिंग किए हैं, बेल्लोर इंस्टीट्यूट का बहुत फेमस नाम है, उसी टाइप से आप याद रखिए बेल्लोर से। बेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्रिकेटर सुरेश रैना को डॉक्टरेट की उपाधि दी है। देखिए ये उपाधि प्राप्त कर रहे थे, ये देखिए सुरेश रैना जी हैं, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त किए, बेल्स VELS बेल्स डॉक्टरेट अवार्ड, याद रहेगा। फिगर देखिए, ये सुरेश रैना बेल्स इंस्टीट्यूट से डॉक्टरेट की उपाधि धारण करते हुए। चलिए 31वां व्यास सम्मान देखिए। अब देखिए 31वां, देखिए पूरा आगे पीछे को भी याद रखना। 31वां ये जरूर रखिएगा, 31 है। 31 किसको मिला है? असगर वजाहत को, असगर वजाहत जी को मिला है, असगर वजाहत जी को मिला है। देखिए कौन सी है? असगर वह महाबली के लिए, इनका नोबेल है महाबली के लिए दिया गया है, असगर वजाहत को। और 31वां व्यास सम्मान किस ग्रुप को द्वारा दिया जाता है? ये के बिरला ग्रुप द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा। के बिरला, देखिए लिखा भी आगे लिख दिया हूं, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। देखिए वर्ष 2021 के लिए दिया गया है। देखिए अवार्ड की घोषणा पहले हो जा दिया, बाद में जाता है। अभी जो अवार्ड दिया गया है 22 में, 2021 के लिए दिया गया है, ना कि 2022 के लिए। 2021 के लिए दिया गया है हिंदी साहित्यकार डॉक्टर असगर वजाहत को। अब देखिए, आप कंफ्यूज ना होइए, याद रखने के लिए कि कोई है, अब देखिए मुस्लिम बहुत बड़े मौलवी हैं, ऐसे याद रखने का तरीका है। उनको क्या दिया गया? व्यास सम्मान दिया गया, व्यास जी का सम्मान दिया गया, जो कि हिंदुओं की जो बहुत बड़े विद्वान होती है, व्यास बहुत बड़ी उपाधि मिलती है, वो अवार्ड दिया गया। ऐसे याद रखिएगा, कैसे किसी टाइप से हिंदी साहित्यकार डॉक्टर असगर वजाहत जो को दिया गया है 2021 की। और कहा महाकवि तुलसीदास के जीवन पर आधारित नाटक है, नाटक महाबली के लिए। देखिए तुलसीदास के जीवन पर आधारित नाटक है महाबली। अब देखिए हमारे नेशनल राष्ट्रीय अवार्ड जब 64th राष्ट्रीय अवार्ड मिले थे, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी तुलसीदास जूनियर, तुलसीदास के 2 अवार्ड मिल गए। देखिए राष्ट्रीय अवार्ड, 64वें राष्ट्रीय अवार्ड में हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी तुलसीदास जूनियर, यहां पे व्यास सम्मान दिया गया। महाकवि तुलसीदास के जीवन पर आधारित नाटक है महाबली, महाबली के लिए। अब रमन मैग्सेसे अवार्ड को हम देखेंगे। रमन मैग्सेसे अवार्ड देखिए, इस बार रमन मैग्सेसे अवार्ड कई भारतीयों को मिल चुका है, इस बार किसी भारतीय को नहीं दिया गया है, पर तब भी हमको याद रखना जरूरी है। हमारे कई भारतीयों को दिया गया, जिसमें पिछली बार दिया गया है इसके पत्रकारिता के क्षेत्र में रवीश कुमार जी को मिला है, इसके पहले अरविंद कुमार जी को मिला है, इसके पहले बहुत लोगों को मिल चुका है दोस्तों। तो देखना है रमन मैग्सेसे पूरे अवार्ड, इसे ऐसा का नहीं, इसे एशिया है दोस्तों, याद रखिएगा। ये मिसप्रिंट है, टाइपिंग में कुछ थोड़ी बहुत मिसप्रिंट हो जाती है, तो आप ध्यान भी रखिएगा। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। देखिए एशिया का नोबेल पुरस्कार। अब देखिए रमन मैग्सेसे किसके नाम पे पड़ा? देखिए मैं इसका कहानी बता देता हूं। फिलीपींस के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, वो बहुत शांति के लिए कार्य किए थे। उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के पुण्यतिथि पे रमन फाउंडेशन बना दिया गया, उन्हीं के नाम पे रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। ये कौन है? फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। कहा जाता है 64वां पुरस्कार 31 अगस्त 2022 को 4 लोगों को दिया गया। कौन था? 4 लोगों को दिया गया। अब देखिए स्थान है फिलीपींस में दिया गया। रमन मैग्सेसे, देखिए मैं बता दिया था कि रमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा दिया गया है, जो कि ये भूतपूर्व वहां के राष्ट्रपति थे। ये इन्होंने शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, शांति के लिए बहुत से कार्य किए थे, इसलिए इनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इनके नाम पे रमन मैग्सेसे पुरस्कार पड़ गया। किसको किसको दिया गया? देखिए यहाँ पे देखिए, ये है सुतेरा चिम है, अब ये है परमाटेली दे मैड्रिड है, और तदाशी
हथौड़ी है। अब देखिए इनका अजीबोगरीब तो नाम रहता है, आप देखिए। ठीक है, तो आप देखिए आगे हम देखते हैं कि कौन कहां का, इनका फिगर पहले याद रखिएगा। देखिए मैं और ऊपर बढ़ा दे रहा हूं। यही है कंबोडिया के मेंटल हेल्थ एडवोकेट हैं ये वहां के, उनको दिया गया है। फिलीपींस की चिल्ड्रन राइट क्रूस्टर है, और जापान की देखिए फिगर देख लिए हो तो आप यहां से नाम रख लीजिए, क्योंकि इनका अजीबोगरीब नाम रहता है। देखिए सोथियारा छिम, इनका नाम है सोथियारा छिम, कंबोडिया के मनोचिकित्सक हैं। देखिए ये जेंट्स हैं, सोथियारा छिम। दूसरा है तदाशी हतोरी, जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। तीसरा है बर्नादेत्ते मेड्रिड है, फिलीपींस की बाल रोग विशेषज्ञ हैं। देखिए फिलीपींस की एक है बर्नादेत्ते मेड्रिड, फिलीपींस की बाल रोग विशेषज्ञ हैं। बर्ना से बाल रोग विशेष से बर्ना याद रखिएगा कि बाल बढ़ गए, बर्ना, बर्ना से ऐसे ठीक रहेगा तो आपको याद रह जाएगा। बर्नाडेट मेड्रिड और गैरी बेनेचेगी फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता हैं गैरी। इंडोनेशिया नदियों में प्लास्टिक प्रदूषण को साफ करने के लिए प्रयास किए हैं। क्या किए हैं? इंडोनेशिया में प्लास्टिक प्रदूषण को साफ करने के लिए प्रयास किए हैं। इंडोनेशिया की जो नदियां हैं उनमें प्लास्टिक प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल गया था, उनको सफाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए हैं इन्होंने। चलिए अगला 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार आप देखिए, 67 फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 आप देखिए। देखिए 2000 का स्थान कहां दिया गया है? मुंबई में दिया गया है। देखिए बच्चों स्थान है मुंबई। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन से हैं चुने गए हैं? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं रणवीर सिंह, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है कृति सेनन। जितना जरूरी है उतना बताया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है कृति सेनन, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म है शेरशाह सूरी का नाम से याद रखिएगा, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है विष्णुवर्धन। देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन। अब देख लीजिए, पूछ लीजिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछता है तो शेरशाह है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है विष्णुवर्धन। बस 4 की जरूरत है इसमें। अर्थवर्ष डे, देखिए अर्थवर्ष डे इस बार कब मनाया गया था? 28 जुलाई को मनाया गया था। अब ये अर्थवर्ष डे का मतलब क्या होता है? मतलब आप समझिए कि प्रकृति द्वारा एक साल के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। नेचर, प्रकृति हमको एक साल के वन, लकड़ी, वन के द्वारा खाने पीने की चीजें या हवा, प्रदूषण मुक्त हवा एक साल के लिए उपलब्ध कराती है। कि जो प्रकृति हमको संसाधन उपलब्ध कराई एक साल के लिए, हम कितने दिन तक खत्म कर दिए। अब देखिए हमको पूरा करना था 31 दिसंबर तक, पर हमने खत्म कर दिया प्रकृति के संसाधनों को 28 जुलाई तक ही। इसीलिए अर्थवर्ष डे उसी दिन मनाया जाता है कि हम संसाधन हमको पूरा करना था एक साल के लिए। मान के चलिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हमको पूरा करना था, पर हम पूरा कर दिए। उस संसाधन को खत्म कर दिए कब? 28 जुलाई को ही। जिस दिन खत्म हो जाते हैं संसाधन, तो फिर इसके बाद इसमें पृथ्वी पर या पर्यावरण पर भार पड़ने लगता है। इसीलिए पर्यावरण प्रदूषित होने लगता है, क्योंकि हम यहां तक ही पर्यावरण के जितना हमें नेचर ने संसाधन दिया था यहीं तक हमने खत्म कर दिया। उसी का नाम है अर्थवर्ष डे। बच्चों क्लियर हो गया? किसी को रटने के पहले आपको पता होना चाहिए कि है किस लिए हम रट रहे हैं। चलिए, वन अरेंज्ड मर्डर, ये एक बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख दिए। वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत साहब ने लिखा है। चेतन भगत जब भी कोई बुक लिखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से। जब यूपीपीसीएस में, तो हर बार जब भी चेतन भगत ने कोई बुक लिखा है यूपीपीसीएस में लगभग एक क्वेश्चन जरूर आ गया। तो वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत ने लिखा है। राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव, देखिए राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2022 का कब मनाया गया? 12वां है ये। देखिए पहला कौन सा है? ये 12वां है।
ये कब हुआ? राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव। देखिए ये 12वां है और 22 से 26 अगस्त 2022 को कहां मनाया गया? भोपाल में हुआ है राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव। इसमें होता क्या है? ये इसका महोत्सव हुआ तो भोपाल में जो फिल्म से रिलेटेड जितने भी मूवी होंगी उनका सबका महोत्सव है, एक साथ दिखाई जाएंगी या प्रदर्शित की जाएंगी बच्चों। 22 से 26 अगस्त को भोपाल में हुआ राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2022। चलिए देखिए 12th नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022, ये देखिए दिया हुआ है, भोपाल है, लैंग्वेज इंग्लिश है, टाइटल ये भी दे दिया, डायरेक्टर सब दिखा दिया है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको ऐसे अटेंड न पूछ ले, पिच ब्लैक क्या है? पिच ब्लैक 2022 क्या है? आप यदि नहीं याद है, नहीं रटे हो तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यह एक 16 देशों का द्विवार्षिक वायु सैनिक अभ्यास है। देखिए एक पूछता है नौसैनिक अभ्यास है कि वायु सैनिक अभ्यास है? वायु सैनिक एयरफोर्स का, और कितने देश शामिल हैं? 16 देश शामिल हैं। द्विवार्षिक वायु सैनिक अभ्यास है। स्थान हुआ ऑस्ट्रेलिया का डार्विन शहर, स्थान है ऑस्ट्रेलिया का डार्विन शहर में यह हुआ है। तो यही कहा। मेजबान देश कौन था? मेजबान देश जो आयोजन करता है, जो आयोजन करता देश को बोलते हैं मेजबान देश। मेजबान देश है ऑस्ट्रेलिया, स्थान है ऑस्ट्रेलिया का डार्विन शहर। देखिए और देखिए ऐसे बिन बैक्स 2022 से पूछता है तो आप क्या बताओगे? बिन बैक्स यह भारत और वियतनाम, देखिए मैं इसका नाम फुल फॉर्म बताता हूं, यह भारत और वियतनाम का थल सेनाओं का है। इसके पहले वो जा था वायु सेनाओं का था, यह थल सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब देखिए वीआई से वियतनाम हो गया, वी से वियतनाम, आईएन से इंडिया, तो वही कहा भारत और वियतनाम की थल सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। स्थान है भारत के पंचकुला में चंडी मंदिर है, वहीं पे मिलिट्री छावनी है, वहीं पे हुआ। पंचकुला कहां पड़ता है? आप देखिए हरियाणा में पड़ता है, चंडीगढ़ के पास। चलिए अगला डिफेंस एक्सपो, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए डिफेंस एक्सपो। देखिए डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहां किया गया था? इसके पहले देखिए हुआ था डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन 2 साल में एक बार होता है, आयोजन हुआ था लखनऊ में। अब ये हुआ है, देखिए पाथ टू प्राइड, देखिए दिया है पाथ टू प्राइड 12th डिफेंस एक्सपो 18 से 12 अक्टूबर 2022 तक का कहां हुआ है? गुजरात में। देखिए गांधीनगर में हुआ है, गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। देख लीजिए दिया भी है, गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। फिगर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। देखिए पाथ टू प्राइड 12 डिफेंस एक्सपो आप पूछ ले 18 से 22 अक्टूबर 2022 के बीच गांधीनगर के, गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। स्थान है गांधीनगर, फिगर भी दे दिया गया। यह द्विवार्षिक होता है, 2 वर्ष में एक बार होता है बच्चों, यह 2 वर्ष में एक बार होता है। कहां हुआ? 12वां है। 10वां पूछ ले तो लखनऊ में हुआ था, मिलाने को आ जाता है कि 10वां कहां हुआ था, 12वां कहां हुआ था, 13वां, तो ऐसे मिलाने को भी आता है। 2 याद रखिए, 10वां हुआ था लखनऊ में, 12वां हुआ गांधीनगर। 2 वर्ष में एक बार होता है। और 11वां डिफेंस एक्सपो का आयोजन लखनऊ में हुआ था। अब देखिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार देखिए घोषणा हो गई है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार देखिए, संस्कृत के अलग होते हैं। संस्कृत का होता है विश्व भारती, हिंदी का होता है भारत भारती। दोनों में डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, अंतर समझिएगा। भारत भारती है डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी, दिल्ली के हैं, इनको दिया गया है भारत भारती डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी।
और हिंदी गौरव सम्मान दिया गया है गिरिराज शरण अग्रवाल को। ये हरियाणा के हैं, डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल साहब को दिया गया है। डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी दिल्ली के हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान दिया गया है हृदय नारायण दीक्षित को। यह उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं बच्चों, समझिएगा। हृदय नारायण दीक्षित है, ये बीजेपी से हैं, बीजेपी के हैं। इसके पहले विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं हृदय नारायण दीक्षित। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, देखिए एक चीज रटने का तरीका था। राजीव गांधी ग्रामीण, अभी तक आप देखते थे ओलंपिक खेल जो हुए थे टोक्यो में, पर यहां राजीव गांधी ग्रामीण ये अलग से जोड़ा गया इसको यार। जहां पे देखिए कुछ संस्थाएं हैं, कुछ पार्टियां, हमको पार्टी से लेने नहीं है, बीजेपी की हो, पर रटने का ट्रिक है। जहां पे राजीव गांधी की कोई प्रोग्राम चल रहा होगा इस समय, तो समझ लीजिएगा वहां का मैक्सिमम चांस है कि कांग्रेस की सरकार होगी, समझिए। तो इसीलिए आप याद रखिएगा, तुक्का भी लगाना पड़े तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कहां शुरू हुआ, तो जहां कांग्रेस सरकार होगी वहीं मैक्सिमम चांस होगा, 99% चांस है वहीं पे होगा। तो कहां पे है? राजस्थान में। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने शुरू किया है, अशोक गहलोत साहब ने शुरू किया, मुख्यमंत्री राजस्थान के हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, ग्रामीण में खेलों का प्रोत्साहन करने के लिए इनका शुरू किया गया राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। देखिए 29 अगस्त से 5 अक्टूबर के बीच शुरू हुआ था। 29 अगस्त 2000 राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन है। देखिए राष्ट्रीय 29 अगस्त 2022 राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? हमारे हॉकी के जादूगर मिस्टर ध्यानचंद के। जो खेल दिवस मनाया जाता है उनके जन्म दिवस के मौके पर मनाया जाता है 29 अगस्त। मिस्टर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। 29 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय खेल दिवस से शुरू किया गया था। राजस्थान गांव में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। यह खेल पहली बार हो रहा है। पहली बार जब कुछ होता है तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, देखिए चैंपियनशिप कई प्रकार की होती हैं। यह विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ था? स्थान है टोक्यो। विश्व बैडमिंटन पूछे तो स्थान है टोक्यो में हुआ है, जो जापान की राजधानी है। और देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, भारत का कोई भी व्यक्ति इसमें जीत गया है, इसीलिए यह थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के जीते हैं सात्विक और चिराग की जोड़ी को कांस्य पदक मिला है। स्वर्ण रजत नहीं बल्कि कांस्य पदक मिला है। विश्व बैडमिंटन में भारत के सात्विक और चिराग की जोड़ी को मिला है, कांस्य पदक मिला है। अब देखिए 44वां शतरंज ओलंपियाड, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओलंपियाड में, शतरंज के ओलंपियाड में हमारे भारत के बहुत जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। देखिए कहां हुआ है? पहला 44वां स्थान शतरंज का ओलंपियाड पूछ ले। शतरंज ओलंपियाड स्थान है चेन्नई व महाबलीपुरम। महाबलीपुरम है चेन्नई के पास ही है, तो दोनों शहरों पे हुआ है। पहली बार भारत में हुआ है। यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि पहली बार भारत में हुआ है। देखिए इसके उपलक्ष्य में भारत सरकार ने कुछ किया है। डाक विभाग ने एक विशेष स्मारक होता है यादगार रखने के लिए जो बनाया जाता है, स्मारक डाक टिकट जारी किया है। शुभंकर को पूछ ले, थाम्बी जो तमिल में बोला जाता था छोटा भाई, थाम्बी तमिल भाषा का शब्द है थाम्बी, जिसका मतलब होता था छोटा भाई। देश कितने शामिल हुए? 146 देशों की 188 टीमें शामिल हुई हैं। उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने किया है, पीएम मोदी ने किया है। महिला वर्ग में शीर्ष में स्थान कौन था? देखिए एक होता है इंडिविजुअल, एक होती है देश की टीम। इंडिविजुअल को भी देखेंगे, देश जीता इसको भी देखेंगे। हम देखेंगे महिला वर्ग में पहले देखते हैं स्थान यूक्रेन में स्वर्ण पदक पाया। यूक्रेन के बगल में जॉर्जिया है, दूसरा स्थान जॉर्जिया का है। तीसरा स्थान भारत का है। भारत ने तीसरा स्थान पाया है, कांस्य पाया है। और देखिए ओपन वर्ग में मानो सिंगल अपने जो खेले हैं, देखिए ओपन वर्ग में उज्बेकिस्तान ने स्वर्ण पाया, आर्मेनिया दूसरा है, रजत है। भारत इसमें भी ओपन वर्ग में भी तीसरा पाया।
अब व्यक्तिगत रूप से कौन खेला, तो व्यक्तिगत रूप से देखिएगा, देखिए महिला वर्ग में यूक्रेन है, जॉर्जिया है। ओपन वर्ग में पूछे तो उज्बेकिस्तान है, दूसरा आर्मेनिया है। अब भारत दोनों में तीसरा है। व्यक्तिगत रूप से महिला पूछे तो ओलिविया कियोबासा है, कहां की है, यह पोलैंड की खिलाड़ी हैं, ओलिविया कियोबासा। व्यक्तिगत रूप से ओपन में पूछे, ओपन का मतलब हुआ है पुरुष और महिलाएं जिसमें दोनों शामिल हो, डेविड हावेल। देखिए डेविड बहुत बड़े वहां के फुटबॉल खिलाड़ी थे इंग्लैंड के, उन्हीं के नाम पे आप याद रखिएगा, डेविड हावेल। हाँ, इंग्लैंड के थे। ओलिविया कियोबासा पोलैंड की खिलाड़ी थी। चलिए अगला देखते हैं। 22वें देखिए बहुत है कॉमनवेल्थ गेम, देखिए इस बार हुए तो बहुत महत्वपूर्ण है। 22वें राष्ट्रमंडल खेल पूछ ले, कॉमनवेल्थ गेम्स पूछे तो देखिए कहां हुए, बर्मिंघम में हुए हैं। देखिए बर्मिंघम में हुए हैं 2022 कॉमनवेल्थ गेम, देखिए दिया हुआ है 22वें। पहला तो याद रखिएगा 22वें कैसे रखोगे, 2022 में हुए। देखिए 22वें कब हुए, 2022 में, तो दोनों मिल रहा है, तो अब इसे याद रखिएगा। स्थान है बर्मिंघम, और कब हुए, 28 जुलाई से, ये बहुत जरूरी नहीं होता, 28 जुलाई से अगर 8 अगस्त के बीच हुए हैं। महिला क्रिकेट का जो महत्वपूर्ण है, महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया, इसके पहले महिला क्रिकेट शामिल नहीं थे। तो देखिए महिला क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया है, शुभंकर है पेरी द बुल शुभंकर है, शुभंकर जरूर याद रखिएगा, पेरी द बुल। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा कौन पदक पाया है, देखिए कॉमनवेल्थ गेम में 54 देश हैं, 54 देश है। 54 देश था, कौन था, मालदीव था, अपने बगल के बॉर्डर वाला देश शामिल हुआ है, 54 नंबर का। अब ये सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक कौन पाया, ऑस्ट्रेलिया पाया है, 67 स्वर्ण, 57 रजत, 54 कांस्य। 5-5 है, 6 एक का, इसका एक का अंतर है, देखिए 10 का अंतर है, 67 से 57, 57 से 54 कांस्य, और टोटल पाया है 178। और दूसरा पाया है इंग्लैंड 57, 66, 53, 176 पाया है। पर सब देखो स्वर्ण दोनों में समान थे, 57, 66, देखिए 57, 66, 6, 3, 9, 7, 16, 6, 5, 11, 5, 16, 17। देखिए 67, 57 से इसको रटे रहिएगा, 67, 67, 57, 54, 178 पाया ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंग्लैंड पाया है 176, और तीसरा कनाडा है। अब देखिए बच्चों, कनाडा पाया है 26, 32, 34। तो दो को जरूर याद रखिएगा, इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, 178, 176 और 67। अब देखिए 67 स्वर्ण पाया, ये 57 स्वर्ण पाया है, ये 57 रजत पाया, 66 पाया, वो 54 पाया, 53 पाया। अब भारत को जरूर याद रखिएगा, भारत देखिए कितना पाया है, चौथे नंबर पे है भारत। तो भारत ने पाया है 61, टोटल में 61 है। स्वर्ण पूछे तो 22 है, और रजत पूछे तो 16 है, और कांस्य पूछे तो 23 है। भारत ने कितना पाया है, टोटल 61 है। स्वर्ण पूछे तो 22, कॉमनवेल्थ भी 22 में थे, भारत ने 22 स्वर्ण पदक पाया है। और 2022 में देखिए कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है, वैसे कॉम्बिनेशन चल रहा है। 22वां कॉमनवेल्थ गेम, भारत ने 22 स्वर्ण जीता, 2022 में ही कॉमनवेल्थ खेले गए, और 16 रजत पाया, और 23, एक से 22 स्वर्ण से एक ज्यादा बढ़ा के कांस्य पा गया, 23 पाया। चलिए कभी कभी पूछ लेता है भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था, ध्वजवाहक था नीरज चोपड़ा, नहीं चोपड़ा। देखिए चोपड़ा साहब ने क्या किया है, ओलंपिक में स्वर्ण पदक पाया है। देखिए एथलीट में भारत में पहली बार कोई स्वर्ण पदक पाया एथलेटिक्स में, नीरज चोपड़ा ने। समापन समारोह देखिए भारत की तरफ से ध्वजवाहक, जब स्टार्टिंग की ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा थे, अब जब समापन हुए ध्वजवाहक कौन थे, शरद कमल। ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस, देखिए एक टेबल होती है, वहां पे टेनिस खेलते, उसको टेबल टेनिस खेल कहते हैं। और दो लोग किया था, शरद कमल और निगहत जरीन, मुक्केबाजी ये खेलती है, दोनों ये ध्वजवाहक थे समापन के। जो कहता है स्टार्टिंग के कौन थे, नीरज चोपड़ा। चलिए सबसे ज्यादा पदक भारत ने 6 स्वर्ण सहित कुल 12 पदक कुश्ती में जीते।
ये पूछ ले भारत ने सबसे ज्यादा पदक किस में जीते, तो आपको लिखना है रेसलिंग या कुश्ती में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। कुल कितने? 12। 12 में 6 स्वर्ण भी शामिल हैं। अब देखिए भारत की तरफ से सबसे ज्यादा, देखिए सब तरह के क्वेश्चन आए। सबसे ज्यादा पदक भारत ने 6 स्वर्ण से कुल कुश्ती में जीते, और ये पूछे सबसे ज्यादा पदक भारत की तरफ से किसने जीता। अभी देखिए जो समापन के जो ध्वजवाहक थे शरद कमल उनका पूरा नाम है, अजंता टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, ने जीते 3 स्वर्ण 1 रजत सहित 4 पदक जीते हैं। देखिए शरद कमल ने अकेला 4 पदक जीत लिए। और स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं एथलेटिक्स में, देखिए एक एक का नाम लेंगे। स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी एथलेटिक्स में देखिए एल्दो हसेपाल तिहरी कूद में, और पैरा पावर लिफ्टिंग में सुधीर हैं, और पैरा टेबल टेनिस में भाविना पटेल हैं। देखिए बहुत है, 22 स्वर्ण पदक मिले हैं। जो महत्वपूर्ण स्वर्ण पदक थे उनको बीच में नोट कर दिया गया है। देखिए स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं एथलेटिक्स में पूछे तो एल्दो हसेपाल तिहरी कूद में, और दूसरा है पैरा पावर लिफ्टिंग सुधीर कुमार है, पैरा टेबल टेनिस भाविना पटेल हैं। चलिए बच्चों, भारत के वॉरेन बफेट एवं शेयर मार्केट के बुल, देखिए भारत के वॉरेन बफेट एवं शेयर मार्केट के बुल कहलाने वाले बुल किस इंस्पेक्टर को कहा जाता था। देखिए शेयर मार्केट के बुल किस इन्वेस्टर को कहा जाता था वॉरेन बफेट के नाम से फेमस थे, जिसका अगस्त 2022 को निधन हो गया, राकेश झुनझुनवाला। इनके घर में मोदी साहब गए थे, प्रधानमंत्री मोदी इनके घर ही जाके मिलने गए थे, इसलिए इनका नाम और ज्यादा फेमस हो गया। कुछ ज्यादा ही चर्चित पहले से थे, और प्रधानमंत्री किसी घर चल जाए तो और चर्चित हो जाता है। राकेश झुनझुना, जिनको भारत का वॉरेन बफेट कहा जाता है। सरकार द्वारा पौधों की जानकारी के लिए किस वर्चुअल पोर्टल की प्रारंभ किया गया है। देखिए पौधों की जानकारी कितना बढ़ा कितना घटा, ये सब पौधे कितने पेड़ पौधे हैं, इसका वर्चुअल पोर्टल एक बना दिया गया है जिससे पेड़ पौधों की बारे में जानकारी मिले। उसका नाम जरूर है, भारत का है तो इंडियन लगाना है, वर्चुअल हेर्बेरियम। देखिए हेर्बेरियम याद रखिए, वर्चुअल पोर्टल है इंडिया वर्चुअल हेर्बेरियम। हार्टिकल्चर से हेर्बेरियम रटे रहिएगा, क्योंकि पेड़ पौधों का हार्टिकल्चर, उससे याद रखिएगा। इंडियन वर्चुअल देखिए हर्बेरियम, देखिए दिया भी है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेड़ पौधों की वृद्धि के बारे में जानकारी के लिए पूरा है इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम। देखिए मोदी साहब ने इसका उद्घाटन किया था, फॉर कनेक्टिंग विद आवर रूट्स। देखिए यहां पे दिया है फॉर कनेक्टिंग विद आवर रूट्स। इसरो द्वारा, देखिए अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा इसरो ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, छोटे छोटे जो सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, किसके द्वारा लॉन्च किया। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्या नाम उसका, D1 लॉन्च व्हीकल D1 द्वारा सैटेलाइट EOS-02 प्लस आजादी शहर का प्रक्षेपण 7 अगस्त 2022 को किया गया। उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में नहीं पहुंच पाया, ये मतलब फेल हो गया। छोटे छोटे उपग्रह थे, क्या नाम है, सैटेलाइट EOS। इसका मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। EOS का देखो फुल फॉर्म भी आपको जाते रहिएगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। देखिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02 आजादी शहर का प्रक्षेपण 7 अगस्त 2022 को किया गया। उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में नहीं पहुंच पाया, यदि पहुंच ले तो फेल हो गया, मतलब नहीं पहुंच पाया मतलब फेल हो गया। किसके द्वारा भेजा गया था, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नाम है D1 द्वारा। ये रॉकेट है D1। देखिए लॉन्च ऑफ SSLV D1 स्मॉल सैटेलाइट, देखिए SSLV का फुल फॉर्म फिर बता दे रहा हूं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D1। इसके कौन से है, EOS-02 और प्लस एक आजादी शहर का एक छोटा सा उपग्रह था, दोनों को लेके गया था। इसरो द्वारा किस वर्चुअल स्पेस म्यूजियम, देखिए इसरो तो बहुत इसरो कार्य करता है हमारा। इसरो द्वारा वर्चुअल स्पेस म्यूजियम
का प्रारंभ किया गया, वर्चुअल स्पेस म्यूजियम का प्रारंभ किया गया, उसका नाम है स्पार्क। देखिए वर्चुअल स्पेस म्यूजियम, देखिए इससे देखिए वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क, देखिए कितना स्टाइल से लिखा हुआ है स्पार्क, आपको याद रहेगा, इसीलिए मैं फिगर दिखाता हूं। स्पार्क द स्पेस टेक पार्क, इसका नाम है स्पेस टेक पार्क। चलिए, इसरो ने गगनयान परियोजना में इसके प्रक्षेपण के समय किसी भी आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बचने के लिए किसका सफल परीक्षण किया? देखो गगनयान परियोजना में इसके प्रक्षेपण के समय किसी भी आपात में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बचने के लिए परीक्षण किया LEM, इसका नाम है, पहला इसका फुल फॉर्म LEM, इसका नाम है देखिए लो एल्टीट्यूड स्केप माने बचाव। देखिए LEM, अब देखिए है क्या, भारत गगनयान में मानव को भेजने का प्लान बना रहा है, यदि उसमें कोई दुर्घटना हो जाए तो कैसे बचेंगे, उसके लिए भारत सरकार ने या भारत के वैज्ञानिकों ने परियोजना में इसरो प्रक्षेपण के समय किसी भी स्थिति में दुर्घटना हो जाए तो अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित लाया जा सके, बचाव की मुद्रा में, तो उसको LEM में किया गया, सफल परीक्षण किया, उसका नाम है LEM लो एल्टीट्यूड स्केप का। नोट है, मानव को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए गगनयान को तैयार किया जा रहा है। मानव को गगनयान परियोजना में भारत को मानव को अंतरिक्ष में, गगनयान एक परियोजना है, उसमें क्या है, मानव को अंतरिक्ष में भेजने का प्लान बनाया जा रहा है। ऐसा प्लान जिसमें यदि मान लो कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस मानव जो अंतरिक्ष यात्री कैसे बचें, उसी को LEM एक परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है कि इसमें रहेंगे तो बच जाएंगे, उसका नाम है लो एल्टीट्यूड स्केप। भारत की किस बालिका पहलवान ने वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में जीत लिया है, इसको हम जानना है। भारत की किस बालिका पहलवान ने वर्ल्ड जूनियर, इसमें ध्यान दीजिए, वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियन 2000 जीता है और 53 kg में स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए यह उपलब्धि प्राप्त की है, देखिए भारत के, और यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली भारत की पहली बालिका है, बालिका मतलब 18 के अंदर होगी, इसलिए भारत की है, कौन है, तो यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी बनी। स्थान कहां खेला गया था, बुल्गारिया के सोफिया शहर में खेला गया था, बुल्गारिया के सोफिया में जीता है कौन, अंतिम पंघाल ने, बालिका का नाम है अंतिम पंघाल, और स्थान था जो हुआ है, कहां पे हुआ है, बुल्गारिया के सोफिया में। दोनों चीज क्लियर, अंतिम पंघाल। देखिए फिर याद रखिए, भारत की किस बालिका पहलवान ने वर्ल्ड जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में 53 kg वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको पूछेगा तो पहले स्थान आपको याद रखना, कहां हुआ है, बुल्गारिया के सोफिया शहर में। दूसरा जीता कौन है, बालिका है अंतिम पंघाल, जो कि पहली भारतीय बालिका बन गई है, अंतिम पंघाल। भारत ने सुरक्षा कारणों से चीन के किस जहाज को श्रीलंका के हम्बनटोटा, यह बहुत चर्चित मुद्दा था, यह बहुत चर्चित, भारत ने सुरक्षा कारणों से चीन के किस जहाज को श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर अगस्त 2022 में रुकने का विरोध किया था? चीन के जासूसी जहाज युआन वांग 5, याद रखिएगा, यह जहाज 800 किलोमीटर क्षेत्र में मिसाइल आदि का पता लगा सकता है, युआन वांग 5। हुआ क्या था, चाइना ने अपना जासूसी एक जहाज को श्रीलंका के हमारे जो बॉर्डर में हमारे नीचे पड़ता है वहां पे खड़ा कर दिया था, श्रीलंका के कौन बंदरगाह में, हम्बनटोटा बंदरगाह पे खड़ा कर दिया था। भारत ने इसका विरोध किया था, वह एक जासूसी जहाज था, पर वह कह रहा था वो यात्री जहाज है, वो जासूसी जहाज नहीं है, पर भारत विरोध कर रहा था कि ये जासूसी जहाज है जो 800 किलोमीटर में कहीं भी मिसाइल लगी हुई है उनका पता आसानी से लगा सकता था, इसलिए भारत अपने लिए खतरा महसूस कर, इसलिए बहुत जोरदार तरीके से विरोध किया था श्रीलंका के सामने। फिर याद रखिएगा युआन वांग 5 था, सोचे जासूसी जहाज था, इसका है ये हम्बनटोटा बंदरगाह पर खड़ा कर दिया था, किसने, चाइना ने। यूएन ने मिलिट्री, देखिए ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया एंड पाकिस्तान का प्रमुख किसे नियुक्त किया, देखिए यूएनओ है यूनाइटेड नेशन
ऑर्गेनाइजेशन ने मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों के बीच में एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, पर ऑब्जर्वर का नाम है मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप को पाकिस्तान का प्रमुख अगस्त 2022 में किसे नियुक्त किया है? ये याद रखिएगा, गुइलेर्मो पाब्लो रियस, ये अर्जेंटीना के हैं। इससे देखिए, इससे याद है गुइलेर्मो नाम है, गुइलेर्मो याद रखिएगा। ऐसे ही नाम है पाब्लो रियाज, अर्जेंटीना की हैं। इनको नियुक्त किया है भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप किसने किया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने नियुक्त किया है। वह ब्रिटिश लेखक कौन से हैं जो द हार्स विस्पर उपन्यास से प्रसिद्ध हुए थे, जिनका अगस्त इतने में निधन हो गया था? निकोलस इवांस है, निकोलस इवांस है। द हार्स विस्परर, इसका ये देखिए, उनका बहुत फेमस नॉवेल था, इससे बहुत फेमस हुए थे, उनका भी हो गया निकोलस इवांस। द हार्स विस्परर, देखिए याद रखिएगा, निकोलस इवांस नाम है। ये देखिए, द हार्स विस्परर, निकोलस इवांस, बहुत ज्यादा फेमस हुई, अभी इनकी डेथ हो गई है। किस राष्ट्र के वैज्ञानिकों ने पहली बार स्टेम सेल से, देखिए इसको याद रखिएगा, किस राष्ट्र के वैज्ञानिकों ने पहली बार स्टेम सेल से भ्रूण विकसित करने में सफलता प्राप्त की है? स्टेम सेल से भ्रूण प्राप्त करने इजराइल के वैज्ञानिकों ने प्राप्त किए हैं। देखिए, भ्रूण जब बच्चा जन्म लेता है, जो मां से जुड़ी रहती है, एक सेल जुड़ी रहती है, उससे ब्लड निकाल के सुरक्षित जमा किया जाता है, जिससे मानव के शरीर का कोई भी पार्ट बनाया जा सकता है। इसलिए ऐसा किया है किस राष्ट्र के वैज्ञानिकों ने? तो स्टेम सेल से भ्रूण विकसित करने में सफलता प्राप्त की है इजराइल के वैज्ञानिकों ने। अब स्टेम सेल का समझ रहे हैं, जब बच्चे के जन्म के समय स्टेम सेल्स लिया जा सकता है, ब्लड के द्वारा लिया जा सकता है, जो मां के उससे एक नली जुड़ी रहती है बच्चे की, वही स्टेम सेल्स है। इजराइल के वैज्ञानिकों ने बिना स्पर्म तथा एग के स्टेम सेल से एक चूहे का जीवित भ्रूण प्रयोगशाला में बनने में सफलता प्राप्त की है। वैज्ञानिकों ने स्पर्म तथा एग के स्टेम सेल से एक चूहे का जीवित भ्रूण प्रयोगशाला में पूछा जाए कि किसका चूहे का प्राप्त की है। अब देखिए, स्टेम सेल कहां कहां पाई जाती है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो में पाई जाती है, गर्भनाल के रक्त में पाई जाती है। आपको हमेशा पता होना चाहिए, स्टेम सेल गर्भनाल के रक्त में पाई जाती है। गर्भनाल होती है, गर्भनाल किसको बोलते हैं? अब देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है, मां से एक नली के द्वारा मां से जुड़ा रहता है, जिससे अन्न भोजन सब प्राप्त होता है। जब बच्चे का जन्म होता है, उसी गर्भनाल बोलते हैं। वो गर्भनाल के रक्त को इंजेक्शन से निकाल करके सुरक्षित रख लो, फिर प्रयोगशाला में मानव का कोई भी अंग तैयार किया जा सकता है। दो जगह पाया जाता है, अस्थि मज्जा बोन मैरो में, और गर्भनाल का रक्त है, देखिए, अम्बिलिकल कार्ड में। चलिए अगला, विश्व रोबोट। देखिए, विश्व रोबोट को देखिए बहुत फेमस होता जा रहा है। रोबोट के माध्यम से बहुत से कार्य करने लगे हम लोग, तो इसलिए विश्व रोबोट कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन अगस्त 2022 में कहां हुआ था? तो याद रखिएगा, बीजिंग में, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी में काफी आगे होता जा रहा है चीन, तो बीजिंग में हुआ था विश्व रोबोट कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन 2000 अगस्त में हुआ था बीजिंग में। देखिए, वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2022 किक्स ऑफ इन बीजिंग, देखिए बीजिंग में हुआ था। बस इतना याद रखिएगा। ये देखिए, रोबोट है जो मानव की तरह मस्तिष्क नहीं है, पर मानव की तरह सब कार्य कर लेता है, मस्तिष्क के अलावा सभी काम कर लेता है। एबीयू एशिया पैसिफिक रोबोट कॉन्फ्रेंस पूछ ले तब, एबीयू एशिया विश्व का रोबोट कॉन्फ्रेंस पूछे तो बीजिंग में हुआ है। एबीयू एशिया पैसिफिक रोबोट कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहां हुआ था पूछे तब एबीयू जरूर लगा रहेगा। हुआ 2000 किस नाम से संपन्न हुआ था? रोबोकॉन के नाम से कहां हुआ था? नई दिल्ली में संपन्न हुआ। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत में संपन्न हुआ है। एबीयू एशिया पैसिफिक रोबोट
कांस्टेंट 2022 का आयोजन अगस्त 2022 में हुआ था, रोबोकॉन नाम से हुआ था। देखिए दिखा रोबोकॉन 2022 न्यू दिल्ली इंडिया, एबी एशिया पैसिफिक रोबोट कांस्टेंट। 65वें राष्ट्रमंडल संसद कॉन्फ्रेंस। देखिए ध्यान दे रहे हो जो बात होती है, 65वीं राष्ट्रमंडल संसद कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन अगस्त 2022 में कहां संपन्न हुआ था? हेलिफैक्स कनाडा में संपन्न हुआ था। तो भारत की तरफ से देखिए संसद का जब आयोजन होता है तो लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष दोनों जाते हैं संसद में। 65वीं राष्ट्रमंडल संसद कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन अगस्त 2000 कहां संपन्न हुआ था? तो स्थान भी कनाडा देश में हेलिफैक्स शहर में हुआ था, हेलिफैक्स शहर में। बच्चों 1 अगस्त से 31 अगस्त तक का आपका जो करंट अफेयर था वह समाप्त होता है। यहां तक कि जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उन्हीं सबको कवर किया गया है। इसके बाद 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी दिए जाएंगे, मतलब वस्तु प्रश्न भी अगले लेक्चर में दिया जाएगा। बच्चों यदि मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।